बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इन यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे वी स्टार्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। In this lecture we discuss the all short question of exercise and some conceptual question about the chapter. If you don't see our previous videos, please go and watch these videos. I put the links of these videos in card and also in description. If you don't subscribe our channel, please subscribe our channel. Let's start today's lecture. आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को और जो एक्सरसाइज में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स ऑफ द बॉडी executing simple harmonic motion is directly proportional to the displacement from the mean position। कहते हैं किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन और फोर्स जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये हमेशा कहाँ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। इसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, या कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन and body have the restoring force toward the mean position is also called simple harmonic motion। मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव x के, नेगेटिव जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन होता है और रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के को लगाया। के की वैल्यू होती है के इज इक्वल माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है। और हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम ए, हमने एम ए को एफ की जगह यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास आ गया एम ए माइनस के एक्स। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली नेगेटिव के ओवर एक्स, के ओवर एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्प्लेसमेंट एंड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और के ओवर एम जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि स्प्रिंग हमारे पास जो है वो भी चेंज नहीं होगा और उसका मास भी चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बॉडी का एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एट द मीन पोजीशन। कहता है जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और उसकी वैल्यू मीन पोजीशन पे ज़ीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होनी चाहिए। अ बॉडी वाइब्रेट ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, बॉडी को हमेशा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करनी चाहिए। आगे है द वाइब्रेटरी द वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। कहता है बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए मीन पोजीशन पे, एंड द मिनिमम और ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और ज़ीरो होनी चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पे। और कहता है काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो हमारे पास जो है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होती है, और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। दूसरा क्वेश्चन है, थिंक ऑफ द सेवरल एग्जाम्पल इज एवरीडे लाइफ ऑफ मोशन दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अप एंड डाउन मोशन ऑफ लीफ इन द वाटर पाउंड, ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ द प्लक्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स, ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ द स्विंग, ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और मोशन ऑफ द वाइब्रेटरी पोंग्स ऑन द ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक की भी हमारे पास क्या है, उसकी वाइब्रेशन भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कहता है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, हाउ डैम्पिंग प्रोपोर्शनली प्रोग्रेसिवली रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। कहता है कैसे बॉडी की जो है वो एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज होता है। तो हमारे पास जो डैम्पिंग होती है, मैंने आपको बताया था कि डैम्प्ड मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी का जो है वो किसी रेजिस्टिव मीडियम की वजह से एम्पलीट्यूड जो है वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जाता है। कहता है द
कहता है हमारे पास जो है डैम्प्ड मोशन में जो है किसी रेजिस्टिव मीडियम की वजह से बॉडी की क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता है, ठीक है, जो मोशन है बॉडी की वो कम होती चली जाती है और आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि जो है बॉडी की मोशन जो है ख़त्म हो जाती है, हम इसे कहते हैं डैम्प्ड। द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव मीडियम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द आइडियल सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव मीडियम, ठीक है, तो जो हमारे पास है वो उसकी अनलिमिटेड इनडेफिनेटली हो जाती है अगर आइडियल हो, यानी हमारे पास अगर सिस्टम वैक्यूम में पड़ा हो, ठीक है। यहाँ तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो ऑसिलेट करती रहेगी और उसकी एनर्जी कंपनसेट नहीं होगी कहीं पर। द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स इज in the practically in our system the force of the function reduces the motion, तो जो इससे रिड्यूस हो जाती है मोशन, एंड सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट फ्रॉम अनलिमिटेड टाइम, और जो सिस्टम है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑसिलेट नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो गया, उसकी एनर्जी जो है वो कंपनसेट हो गई, एनर्जी कम हो गई, ठीक है। आगे है हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म वेव। कहता है हम वेव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वेव कैन ऑकर व्हेन एवर अ सिस्टम इज डिस्टर्ब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एंड व्हेन द डिस्टर्बेंस कैन ट्रेवल और प्रोपोगेट फ्रॉम वन रीजन ऑफ द सिस्टम टू अनदर रीजन। कहते हैं कि वेव तब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी बॉडी में जो है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है वो मूव करवाएं, प्रोपोगेट करवाएं एक रीजन से दूसरे रीजन में। वेव्स कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, वेव जो है वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कैरी करती है। उसने कहा था कि एलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव द एग्जांपल्स ऑफ ईच। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, अगर मीडियम ना होगा तो ये प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगी। इनकी एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग और स्प्रिंग वेव्स हैं। इन्हें स्प्रिंग और जो स्ट्रिंग है ये इनके लिए मीडियम है और ये वेव्स इनमें ट्रैवल करती हैं। इसके अलावा वेव्स ऑन द वाटर, सरफेस साउंड वेव्स और सेस्मिक वेव्स, ठीक है, ये सारी एग्जांपल किसकी हैं, मैकेनिकल वेव्स की हैं। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, हम इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल लाइट वेव, हीट वेव, रेडियो वेव्स, गैमा रेज और एक्स रेज जो हैं हमारे पास इसकी एग्जांपल है। आगे है हमारे पास, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद अ सूटेबल एग्जांपल। कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को सूटेबल एग्जांपल के साथ जो है वो आप जो है उनको डिफ्रेंशिएट करो। ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बताया था, पार्टिकल्स ऑफ द पेंडुलम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें बॉडी जो है वो परपेंडिकुलर मूव करती है किसके, प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। आप नीचे देख सकते हैं पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और इस तरफ बॉडी की प्रोपोगेशन है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बॉडी जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव में जो है अपना मोशन करती है, वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पार्टिकल्स की मोशन जो है ये वेव मोशन की सिम्प में है, उसकी डायरेक्शन में है, ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। कहता है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्ट। ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। क्रस्ट जो है वो अपर पार्ट कहलाता है और जो ट्रफ है वो लोअर पार्ट कहलाता है। और हमारे पास इट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में, जहां हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर और डेंसिटी हो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। जहां हमारे पास मिनिमम प्रेशर और कम डेंसिटी हो उसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉलिड्स। कहता है जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो सॉलिड से ट्रेवल करती हैं। दे कैन सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स, और हम इन्हें सेटअप कर सकते हैं लिक्विड की सरफेस पे, बट दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन ये हमारे पास लिक्विड और गैसेज में ट्रैवल नहीं करती, जबकि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज में भी ट्रैवल करती हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोपोगेशन है वो उनके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, बॉडी का इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है। कहता है मीडियम शुड पास द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। ट्रांसवर्स के लिए बॉडी को रिजिड होना, सॉलिड होना ज़रूरी है, ठीक है, जबकि मीडियम शुड भी इलास्टिक जो है वो हमें लॉन्गिट्यूडनल के लिए इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो पोलराइज होती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इन पे पोलराइजेशन का फिनोमेना नहीं होता। मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द स्टार और द वायलन, वायलन और स्टार की जो मोशन है वो भी हमारे पास क्या है,
वो हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। जबकि साउंड वेव्स जो हैं एयर में ट्रेवल करती हैं, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हैं, ये सारी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। कहते हैं कि ड्रॉ अ ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और वेव लेंथ क्या होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम वेव में पढ़ चुके हैं कि दो कंसेक्टिव जो है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, लैम्डा के इक्वल होता है। और हमारे पास ये देखें, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के दरमियान एम्पलीट्यूड लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये हमने जो है ये एक दरियाफ्त एक जो है वो वेव जो है वो ड्रॉ की है, ठीक है, क्रस्ट ऑफुल। इसमें जो हमारे पास एक क्रस्ट है इसमें क्या है 2 सेंटीमीटर, अगले में क्या है 2 सेंटीमीटर का ट्रफ होगा। दोनों को जमा करें तो ये 4 सेंटीमीटर बनता है, जो भी एक वेव लेंथ है, ठीक है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ द वेव, राइट अ फार्मूला। हमने पढ़ चुका था कि वेव इक्वेशन किसे कहते हैं, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द मोशन ऑफ द वेव इज नोन एज वेव इक्वेशन। हम इसे किस तरह ड्राइव करते हैं, कहता है वेव इज इन फैक्ट अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहता है वेव जो है वो दरअसल हमारे पास क्या है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं जिसमें वो मूव करती है मीडियम के इस हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, है स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। तो उसकी वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। कहता है इफ द टाइम बाय द वेव इन द मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह वेव जो है वो मूव करती है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो और डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, वो इक्वल होगा वन वेव लेंथ के। तो हम इसे लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं, v इज इक्वल लैम्डा ओवर टी, यानी एक वेव लेंथ पर यूनिट टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड किसके रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो हमने उसे पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल एफ लैम्डा। और ये हमारे पास बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों के लिए ट्रू है ये इक्वेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है वेव्स आर मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कोई भी कर लें, मैं आपको सेकंड वाला पढ़ाता हूँ। कहता है टेक अ रेक्टेंगुलर ट्रे एंड फिल इट विद वाटर्स। कहता है आप एक ट्रे लें, उसे वाटर से जो है भर दें। स्टार्ट मूविंग अ वर्टिकल रॉड इन द वाटर अप एंड डाउन टू प्रोड्यूस द ट्रांसवर्स वेव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हमने रिपल टैंक में भी किया था, वैसे ही है, वहाँ वाइब्रेटिंग मोटर है, यह हमने एक रॉड इस्तेमाल किया है वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। प्लेस अ कॉक ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर नियर द अदर एंड ऑफ द ट्रे। दूसरी साइड पे हम एक कॉक रखेंगे, एक हर्डर रखेंगे। व्हेन द वेव्स मूव थ्रू द कॉक वाइब्रेट्स अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। वो कॉक्स जो है वो वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन मूव करेगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कहता है जो हमने पहली एग्जांपल में देखा कि हम जितना स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे उसमें उतनी ही जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द वेव एम्पलीट्यूड। जो एनर्जी है वेव की वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। इफ़ शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी मोर एनर्जी पर सेकेंड, तो हम उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर कर पाएंगे। एंड द वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड, और जो एनर्जी है वो वेव जो है वो ज़्यादा एनर्जी को डिलीवर कर पाएगी, ठीक है। द एक्टिविटीज़ शो द वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर्स। तो ये एक्टिविटी वो है जिसमें बॉडी जो है वो मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए बगैर एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करती है। वी हैव ट्रांसफर्ड आवर एनर्जी इन मूविंग द रॉड अप एंड डाउन। हमने जो है बॉडी को कैसे दी एनर्जी, हमने रॉड को अप एंड डाउन किया। दिस एनर्जी रीचेज द कॉक, तो ये एनर्जी कॉक तक गई, ठीक है। उसने उसको अप एंड डाउन मूव करवाया परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो किया है एग्जिबिट किया, ठीक है। तो इस तरह जो है वेव जो है वो विद आउट द मोशन ऑफ मैटर जो है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। आप हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट स्पीड वो सारी इसी तरह ही एनर्जी की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव्स विद रेफरेंस ऑफ रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जब कोई भी बॉडी जाके
कोई भी वेव किसी जाके हर्डल से टकराए और वहाँ से बाउंस बैक हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। द व्हेन द वेव्स मूविंग इन अ वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब वेव एक मीडियम से निकले दूसरे मीडियम की सरफेस से जाकर टकराए तो इट बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम, तो वो अपने मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, हम इसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास रिफ्लेक्शन। कहता है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो कुछ एंगल के साथ जो है अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर देती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें बॉडी की स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कहता है द बेंडिंग और द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव अराउंड द शार्प एडजेस और कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से, ठीक है, उसके एडजेस से जब कोई वेव टकराती है तो क्या करती है, स्प्रेड हो जाती है शार्प एंडिंग्स के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। ये आप पूरा पढ़ लेंगे तो इसमें आपको सारी समझ आ जाएगी। इसके अलावा मैंने रिपल टैंक के चैप्टर पार्ट नंबर 3 में रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को तफसील के साथ, और पार्ट 2 और पार्ट 1 में रिफ्लेक्शन को बड़े तफसील के साथ जो है मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाएँ उस वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको इस सारे फिनोमेना के अच्छी तरह समझ आ सके। आगे है, कहता है व्हाट आर द वेव फ्रंट्स। कहता है वेव फ्रंट्स हमारे पास क्या होती हैं। A surface on the wave, the all points of the waves have the same phase of the oscillation। वेव फ्रंट कहते हैं कि वेव में जहाँ जो है फेज है जो ऑसिलेशन का वो ऑल पॉइंट्स के ऊपर सेम हो, हम उसे कहते हैं वेव फ्रंट्स। ठीक है, आगे कहता है डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज और इन द केस ऑफ इट्स वेवलेंथ, इफ नॉट हाउ दीज क्वांटिटीज रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ के साथ क्या है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे ही स्पीड भी जो है वो बढ़ जाएगी। कहता है डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीजिंग द केस ऑफ वेवलेंथ। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, आगे कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन द टाइम। हमने टाइम पीरियड का मैंने आपको फॉर्मूला कहा था कि ये याद कर लें, ये न्यूमेरिकल में भी MCQs में भी इस्तेमाल होगा। T इज इक्वल 2πL/g। अगर हम L की जगह 2L रख दें तो ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमने L की जगह 2L रखा। ठीक है, इसको जो है अंडर रूट को अलग-अलग किया, 2 का अलग आ गया, L का अलग आ गया और G का अलग आ गया। L/g 2π जो हमारे पास टाइम पीरियड ये वाला है इसकी इक्वल है 2 अंडर रूट जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो नया टाइम पीरियड आएगा वो अंडर रूट 2t आएगा। ठीक है, कहता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इनटू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करती है। जब हम बॉल को जो कराएंगे ऊपर से तो ग्रेविटी की वजह से जो क्या है वो मूव करेगी। कहता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है क्योंकि जो इसमें बॉल है उसकी लीनियर मोशन है, जबकि सिंपल हार्मोनिक में उसकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। जब बॉल बाउंस बैक करेगी तो उसकी कोई मीन पोजीशन स्पेसिफाई नहीं होगी, ना उसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगी, लिहाजा ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। कहता है स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट विद अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ही शी यूज 2 बॉब्स ऑफ डिफरेंट मासेस बाय कीपिंग other parameters constant to his her astonishment the time period of the pendulum did not change। ठीक है, कहते हैं कि 2 स्टूडेंट जो है सिंपल पेंडुलम के साथ कर रहे हैं, उनके बॉब्स का जो मास है वो डिफरेंट है लेकिन बाकी पैरामीटर यानी लेंथ जो है और ग्रेविटी जो है वो सेम है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और जी की यानी ग्रेविटी की वैल्यू पर। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा जो है दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, दोनों का टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर हम ये मास स्प्रिंग सिस्टम में करें तो अगर 2 डिफरेंट मासेस यूज़ किए जाएं मास स्प्रिंग सिस्टम में तो वहाँ मास स्प्रिंग सिस्टम जो है उसमें जो टाइम पीरियड है वो मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर वहाँ मास चेंज किया जाएगा
तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर हम लेंथ या ग्रेविटी दोनों की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ द वेव्स डू नॉट नेचर रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर दिस प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, जैसा कि हमारे पास क्या है, लाइट वेव्स हैं, ठीक है, हीट वेव्स हैं, इन्हें क्या है किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज इट्स ऑकर इन द स्पीड। मैंने आपको बताया था कि जब जो है रिफ्रैक्शन में वेव जो है वो एक डीप मीडियम से शैलो मीडियम में जाती है तो वो कुछ एंगल तक बेंड होती है, यानी उसकी डायरेक्शन में चेंज आती है, इससे उसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो आपने रिलेशन पढ़ रखा है V इज इक्वल एफ लैम्डा। अगर वेवलेंथ कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी क्या होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये थे क्वेश्चंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के। ठीक है, आज हमारे पास ये जो है चैप्टर एंड हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप हमें जो है अपना फीडबैक जो है कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपनी कम्युनिटी में लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह जो है अगर आप अपना प्यार मोहब्बत देते रहेंगे तो हम जो है वो आपके लिए एक्साइटिंग कंटेंट जो है वो लाते रहेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा।